रहीम जी। कैफ कौन सा हो गया अब ये 4। ठीक है, कैफ 3 की बजाय तरक्की होकर कहाँ चला गया 4 पे चला गया। बिजनेस लॉज जी, मेरा नाम जाहिद कवी है जी। आप अक्सर बच्चे जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट होते हैं और बाई प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, टीचिंग के प्रोफेशन से अटैच हूँ और लॉ को समझता हूँ कि कुछ शायद आप लोगों को सिखा सकूं, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर बता सकूं। जहां तक नई स्कीम आने के बाद आपको पता है कि लॉ जो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। प्रीवियसली लॉ का एक पेपर हुआ करता था। लॉ का पेपर तकरीबन वैसे हो गया है जैसे जिस दौर में हम सीए कर रहे थे, उस वक्त भी ऐसे ही होता था। बी लॉ अलग होते थे और सी लॉज अलग होते थे। फिर बहरहाल बीच में ये इकट्ठा हो गया। ना इकट्ठे होने का पता चला क्यों हो गया था, ना फिर जुदा होने का पता चला कि क्यों हो गया था, लेकिन बहरहाल इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है। शायद हम आई कैप लेवल पर चेंज इसी को कहते हैं कि 10 साल पहले जिन चीज़ों को हमने इकट्ठा कर दिया था फिर उसको अलग कर देते हैं, तो शायद कोई ऐसा रैशनल हम इसमें क्रिएट कर सकें। बहरहाल एनीहाउ, अब आप मेरे पास आए हैं इस वक्त सी लॉ पढ़ने के लिए कि बी लॉ पढ़ने के लिए, बी लॉ पढ़ने के लिए, क्योंकि 2 हिस्से हो गए। अब सबसे पहले तो हम ये गुफ्तगू करते हैं कि यार हम घर से निकले थे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, आई कैप ने आके हमें क्या पढ़ाना शुरू कर दिया है, लॉज पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये एक बड़ी रीज़न है बच्चे का सब्जेक्ट की ऑनरशिप ना लेने के लिए। आपको मालूम है कि अक्सर बच्चों से, अगर आप कमेंट सुने या बच्चों के कमेंट को भी छोड़ दें, आप ज़रा आई कैप के पास रेट देखें तो हिस्टोरिकली सबसे लो पास रेट किस सब्जेक्ट का रहा, लॉ का। हिस्टोरिकली अगर हम देखें ना तो सबसे बुरा रिजल्ट पास परसेंटेज के एतबार से लॉ का रहा। उसकी क्या रीजंस हैं, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम इसमें से पास होकर इज्जत से, आफियत से पहली अटेम्प्ट में कैसे निकलेंगे, इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले जी कैफ 4 के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या इस वक्त। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें पढ़ना। दूसरा हिस्सा हमारे पास आ जाएगा पार्टनरशिप। ये हमारा मेन पोर्शन आ गया। आप समझिए कि हमारे पेपर का मेन वेटेज जो है वो यहाँ पड़ा है इन 2 लॉज के अंदर। अब अगर इन 2 लॉज की फिलहाल बात करें तो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हैं, एक आम आदमी को रोजाना सुबह से शाम तक लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती, तो क्या ये रेलिवेंट नॉलेज नहीं है जो हमें होना चाहिए? यकीनन ये एक बड़ा रेलिवेंट नॉलेज है, जो कि शायद बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मुझे जाहिर है मेरी एक पर्सनैलिटी है, मेरा एक अहम रोल है, मुझे वो सारा इसमें लेके चलना है। अपने क्लाइंट्स के एतबार से भी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के एतबार से भी मुझे इसे सारे को देखना है। लेकिन एक आम इंसान के एंगल से सोचिए, क्या आप किसी शॉप पर जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन जिंदगी की जब हम 2 लोग आपस में कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अल्टीमेटली। इसका मतलब एक इंतहाई अहम एसेंशियल लॉ है जो शायद हर आदमी को, एक इंजीनियर को भी पता होना चाहिए, एक डॉक्टर को भी पता होना चाहिए, एक आईटी के प्रोफेशनल को भी पता होना चाहिए कि ये लॉ क्या कहता है मुझे, मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट मैं कर सकता हूं, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं कर सकता, कब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, कब मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मसलन एक बच्चे ने OLX के ऊपर अपनी गेम सेल करने के लिए लगा दी, PS4 सेल करने के लिए लगा दी। आपको बड़ा अट्रैक्टिव प्राइस लगी, आप गए, आपने जाके परचेज किया, पैसे दिए, लेकर घर आ गए। बच्चे की एज है 15 साल। आपको पता है क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बज़ाहिर लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हमने खरीद लिया, मैंने पैसे दे दिए, गेम मेरी हो गई है, सारा कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर ये थोड़ी देर बाद ये बच्चा जाकर अपने पेरेंट्स को बताए, बल्कि सोचें अभी हम सारा लॉ पढ़ते ही ऐसे ही हैं, हमारा तरीका पढ़ने का स्टाइल ही, थोड़ी देर के बाद इसके वालिद साहब उसमें, बेटा PS4 किधर है? मैं कहा पापा तो मैंने बेच दिया। तो तुम्हें किसने इजाज़त दी बेचने की, किसको बेचा? अब अगर ये सवाल क्रिएट हो जाए ना किसको बेच दिया, तो आपको पता है लॉ क्या कह रहा है इस वक्त, आप उसका PS4 उसको वापस करेंगे और जो पैसे आप देकर आए हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये आप सबके लिए बड़ी हैरानगी की बात होगी जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में लॉ पढ़ रहे हैं।
वो एक गोल्डन एज जो आपकी थी वो गुजर गई अनफॉर्चुनेटली। इस बात का पता जब लगा जब ये बात गुजर गई हुई है, वरना भेज देते। ठीक है ना, 18 ईयर्स से पहले कोई शख्स कॉन्ट्रैक्ट करने का एलिजिबल नहीं है, और इसको हम माइनर बोलते हैं। अच्छा, लॉ क्या करता है? लॉ हमेशा माइनर के साथ एक बड़ा सेपरेटली डील करता है उसे, जैसे हम कहते हैं यार छोड़ो बच्चा है ये, लॉ कहता है इसने पैसे तो खा लिए होंगे, चीज इसकी इसको वापस करो। हालांकि होना तो क्या चाहिए था, एक फेयर बात क्या नजर आ रही है, यार मेरे पैसे वापस दे दो, मैं उसकी चीज वापस दे दूं। लेकिन लॉ ये नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है वो बच्चा था, आप तो बच्चे नहीं थे। तो लॉ एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। टेक माई वर्ड्स कि इंशाल्लाह अगली 2 से 3 क्लासेस के बाद आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट लॉ का होगा, अल्लाह ने चाहा तो, और सबसे आसान सब्जेक्ट आपको लॉ लग रहा होगा इंशाल्लाह ताला। सिर्फ क्या है, हम इसको पिच नहीं कर रहे उस तरह से। आपने देखा होगा, मैं स्टार्ट ही लेता हूं तो मैंने अपने साथ नीचे लिखा हुआ है द वे इट शुड बी, कि लॉ असल में पढ़ना कैसे है। हम अनफॉर्चुनेटली उस पर फोकस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बच्चों जो हैं वो लॉ के अंदर वो समझते हैं लॉ एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी अफादियत का अंदाज़ा तो आपको इस एक छोटी सी ट्रांजैक्शन से समझ आ गई बात। अभी तो हमने लॉ शुरू ही नहीं किया। फिर पार्टनरशिप एक्ट जी, ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा आपको लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप के मसाइल क्या हैं, बीइंग ए पार्टनर मेरा इख्तियार क्या है, मेरी लाइबिलिटी क्या है, ये सारी बातें समझने की ज़रूरत है। तो ये इंतहाई रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सब्जेक्ट पूरे करने के लिए जी बस इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, ऐसा हरगिज़ नहीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पर्सनैलिटी के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा होता है, वो लॉ भी पढ़ रहा होता है, वो ऑडिट भी पढ़ रहा होता है, वो टैक्स भी पढ़ रहा होता है, वो अपनी अकाउंटिंग तो पढ़ रहा होता है। फिर आज के दौर में जब आप आज खड़े हैं, 2021 में खड़े हैं, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इन सारों के ऊपर क्या चीज़ आ गई है, IT आ गई। IT के बगैर आज हम नहीं आगे चल सकेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, आप में से अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर भी टैग मुझे करते रहते हैं, या एक लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक राय है कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा जी, IT आएगी हमारे प्रोफेशन को खा जाएगी। ये अक्सर आपने सुना होगा। तो IT सारे के ऊपर मौजूद है, लेकिन IT इस प्रोफेशन को खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी, ये तो चलें किसी वक्त बाद में बात करेंगे। IT का और हमारे प्रोफेशन की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। IT तो जिस भी प्रोफेशन में आ रही है उसको चेंज कर रही है, और हमारे प्रोफेशन में भी IT आ रही है। नो डाउट बड़ी तेज़ी के साथ IT आ रही है। जब मैंने CA किया था उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त का जो स्टाइल था, आज हम इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं। लेकिन IT का चैलेंज हर शोबे को उतना ही है। मतलब बच्चे कहते हैं ना सर CA करूं ना करूं, ये तो IT में मैंने सुना है कि जी ख़त्म हो जाएगा। ओके चले कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम इसे आगे करने के लिए थोड़ी देर कहते हैं कोई बात नहीं। तो क्या आपके ख्याल में मेडिकल का प्रोफेशन महफूज है IT से? सबसे ज़्यादा तो IT के कमालात तो वहाँ हो रहे हैं। तो क्या आप लोग डॉक्टर बनना बंद कर दें? या कभी एक वक्त ऐसा आएगा कि आप रूम में एंटर होंगे और ये रूम में सब मशीनें लगी होंगी और मशीन खुद ही मेरा ऑपरेशन करेगी, बाहर उधर मुझे निकाल देगी, डॉक्टर कोई नहीं होगा। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा तो नहीं होने वाला। हो क्या रहा है, IT जिस प्रोफेशन में आ रही है उस प्रोफेशन के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका काम आसान कर रही है। ये हमारी खिदमत के लिए आ रही है, ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है, ये हमारी खिदमत के लिए आ रही है, मेरा काम आसान कर रही है। जब मैं आर्टिकल्स कर रहा था, अभी ये वो दौर था कि जब हम मैनुअल से निकल के ना कंप्यूटराइजेशन में एंटर हो रहे थे। तो मैंने वो दौर देखा हुआ है, वो बड़े बड़े लेजर, वो पूरा ऑडिट रूम में किताबें किताबें, बुरा हाल। और फिर वो दौर भी देखा कि अब सब कुछ स्मार्ट हो गया जी, एक मशीन के ऊपर आ गया। जब हम ऑडिट करते थे हमारा आधा काम, उसे वॉचिंग बोलते हैं, आधा काम ये देखने में लगता था कि जो इस किताब में बात लिखी है वो उसी में लिखी है कि नहीं लिखी है, कहीं गलती तो नहीं होगी। 2 लोग बैठ के रिकॉल करते थे, टिक करते थे, टिक करते थे, टिक करते। आज ऐसा कोई काम नहीं करते। 20% एनर्जी टोटल चेक करने में खर्च होती थी। आज जब आप ऑडिट पे जाओगे, आप कभी इनको देखोगे भी नहीं, वॉचिंग का लफ्ज सुनोगे भी नहीं, करोगे भी नहीं। तो क्या हुआ, IT ने आके मेरे प्रोफेशन को आसान कर दिया, मेरी जिंदगी को आसान कर दिया। ये मेरे लिए थ्रेट नहीं है,
क्योंकि मैं लीगल रिक्वायरमेंट हूं, मेरे सिग्नेचर लीगल रिक्वायरमेंट हैं किसी कंपनी के लिए। क्या एक वक्त ये आने वाला है कि हम इस मशीन को अपॉइंट किया करेंगे एज एन ऑडिटर? नहीं, ऑडिटर तो मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा, तो फिर मुझे किस चीज़ का थ्रेट है? ये तो मेरे ही लिए, मेरी ही आसानी के लिए सब कुछ हो रहा है। तो इसी तरह लॉ के अंदर आईटी बहुत ज़्यादा घुसी हुई है, इंतहा से ज़्यादा घुसी हुई है लॉ के अंदर भी आईटी। लेकिन क्या कर रही है? हमें फैसिलिटेट कर रही है। जिस वक्त मैंने सीए किया, जैसे आप लॉ करते हैं, कोई काम आपको चाहिए तो रेफरेंस चाहिए होते हैं, पढ़ पढ़ किताबें, ढूंढ ढूंढ किताबें, रेफरेंस ढूंढते थे। आज सॉफ्टवेयर बने हुए, दुनिया का हर रेफरेंस एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। तो क्या हुआ? मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। तो ये दोनों लॉज हमें बड़े रेलिवेंट नज़र आ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के साथ अटैच हैं। तीसरी बात, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आप अभी जब हम पढ़ेंगे फिर इसको ज़ाहिर टेक्निकल बातें करेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का आप समझ लें ऐसे कि पेमेंट से रिलेटेड क्या कवानीन है। आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया, पेमेंट से रिलेटेड क्या कवानीन है। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, पेमेंट से रिलेटेड क्या कवानीन है। ठीक है ना? यानी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर आ गए, कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे इसमें, लेकिन ये उससे रिलेटेड तकरीबन बातें। 3 बातें हो गई। चौथी बात जी, अदर लॉज। अब जाहिर है आई कैप क्या कर रहा होता है, जैसे जैसे एवोल्यूशन आ रही होती है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। आपने देखा आजकल हर तरफ किस चीज़ का जिक्र है? मनी लॉन्ड्रिंग का, दहशतगर्दी का, फुला बातों का। तो फ़ौरन आपके सिलेबस में ये वाले कवानीन आ गए हैं कि यार मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, फलां चीज़ क्या होती है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें सबसे बड़े उसके अंदर मुब्तला हैं इस वक्त, क्योंकि करवाने वाले भी हम हैं, करने वाले भी हम हैं। तो आई कैप को ख्याल आया है कि यार फिर इन्हें पढ़ा भी देंगे क्या, कैसे करना है काम। तो इसलिए ये वो लेटेस्ट लॉज हैं जी जो आपकी इस तरह की बातों से रिलेटेड चल रहे हैं। तो ये 4 एरियाज हैं जी जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पेपर पैटर्न क्या है? अनफॉर्चुनेटली आई कैप है ना जी, फिर वो हमें अपने उस्ताद मोहतरम अभी रिसेंटली वो इलेक्ट भी हुए हैं एज ए काउंसिल मेंबर, दूसरी तीसरी मरतबा, मकबूल साहब। ये सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके जितने टीचर आपको यहाँ कॉलेज में नज़र आ रहे होंगे, ये वन और अदर वे सब उनके शागिर्द हैं। मैं खुद उनका शागिर्द हूँ। तो एक मरतबा मुझे याद है कि रिज़ल्ट आया, खैर मैं उस वक्त क्वालिफाई कर चुका था, तो रिज़ल्ट आया हुआ, तो उस दिन मैं सर को मिलने कहीं गया हुआ था। तो एक बच्चा आया, तो उसने फाइनल के पेपर दिए हुए थे, 3 पेपर थे, 3 में से उसके 2 पास हो गए, 1 रह गया। तो सर ने ऐसे देख के पूछा, हाँ भाई क्या बना है? कहता सर हाथी गुजर गया तो दुम रह गई। तो सर की आदत है जुगते लगाने की बड़ी, एट द स्पॉट। कहते बेटा ये सीए का हाथी है, उल्टा चलता है। इसका मतलब है अभी सिर्फ दुम गुजरिया, सारा हाथी रहता है अगर एक पेपर भी रहता है तो ये सीए का हाथी है, उल्टा चलता है। सेशन शुरू हो गया है, अभी पेपर पैटर्न नहीं आया, किताबें नहीं आई। तो ये वो मुझे मकबूल साहब का वो डायलॉग याद आता है कि सीए का हाथी है भाई, उल्टा चलता है, वरना ये सारे काम थोड़े अर्ली भी हो सकते थे। खैर है नहीं हो जी। तो अब जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये जाहिर है हम प्रीवियस को बुनियाद बनाकर कर रहे हैं, ठीक है ना। जो पुराना पेपर था उसमें 100 नंबर थे, 30% MCQs आते थे, जो कि अब हम 100% श्योर हैं तकरीबन कि ऐसा ही पैटर्न होगा कि 30% आपको MCQs आएंगे। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है? एक सिचुएशन है, आपने लॉ अप्लाई करके उसका हल निकालना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 45 to 50 मार्क्स के। और स्ट्रेट क्वेश्चन। स्ट्रेट क्वेश्चन का क्या मतलब है? थ्योरी आपने रटा लगाया, ठक करके लिखा है। ये कोई 25% 25 नंबर के इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। इसका मतलब है इस पेपर का जो ब्लेंड होगा वो 30% MCQs होंगे। इन MCQs में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है आपके पास होने की, क्योंकि यहाँ आपको वो हमारे दुश्मन की जो ज़बान है ना इंग्लिश, वो लिखनी नहीं पड़ेगी। उसी ने तो आधा काम खराब किया है। अगर ये पेपर उर्दू में हो तो आप में से आधे पास हो जाए, और अगर ये पेपर सिर्फ सुन के हो ना, पूछे हाँ भी बताओ 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 इंटरव्यू टाइप में, तो आप सारे ही पास हो जाए। प्रॉब्लम तो हमारी राइटिंग स्किल नहीं है, हम लिख नहीं पाते हैं। और यहाँ ये सारा एरिया हुआ जहाँ बिल्कुल लिखने की ज़रूरत है। यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो ना भी आता हो तो 7 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला भी टोटका चल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। और यहाँ रट्टा लगा के हम गुजारा चला सकते हैं।
यहाँ रट्टा लगा के गुजारा चला सकते। इसका मतलब है मेन एरिया कहाँ है, ये प्रॉब्लम है। हम इंशाअल्लाह ताला इन सारों को एड्रेस कर रहे होंगे। चैलेंजेस क्या हैं इस पेपर के, चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला और बड़ा चैलेंज लीगल इंटरेस्ट। बच्चा कहता है सर अगर मैंने लॉ ही पढ़ना होता तो मैं इज्जत से आराम से LLB ना कर लेता। मैं तो घर से अकाउंटेंट बनने निकला था, आगे आया हूँ तो ICAP ने मेरे सामने लॉ खड़ा कर दी। स्टूडेंट इस पेपर की ऑनरशिप नहीं लेता, इसे अपना पेपर नहीं समझता। मैंने इसलिए आगाज़ वहाँ से किया कि पहले आप ये माने कि ये पेपर आप ही का है, बल्कि ये पेपर तो एक डॉक्टर का भी है, एक इंजीनियर का भी है, एक IT प्रोफेशनल का भी है, हर उस शख्स का है जिसे लोगों के साथ इंटरेक्शन में आता है। ये तो कहना ही बड़ी ज्यादती है इस पेपर के साथ। सेकंड, लीगल लैंग्वेज। बच्चा कहता है सर अब अंग्रेजी नहीं आती, अब आप लॉ की लैंग्वेज पढ़ाएंगे। यस, थोड़ा चैलेंज तो है, लेकिन हम इसको रिजॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी और आखिरी बात, रिटेंशन। वो कहते सर मैं याद तो करता हूँ लेकिन याद रहता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम, मैं इसमें स्टडी टेक्निक्स पे बहुत सारी बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला क्लास में वक्तन फवक्तन। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये नॉलेज की बास्केट है हमारी, लेकिन इस बास्केट की शक्ल कुछ ऐसी है और हम यहाँ से, पहली बात तो हम यहाँ से कतरे कतरे डाल रहे, पढ़ते तो है नहीं ना। और जैसे मैं रिसेंटली एक सर्जरी से गुजरा हूँ तो भी मुझे थोड़ा सा मेडिकली फिट भी नहीं हूँ उस तरह से, तो जैसे ड्रिप लगी थी ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भर जाएगा। हालांकि यहाँ तो फुल टैप भी लगाएं तो ये नहीं भरने वाला जब तक इनको बंद नहीं करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई में यही। तो हम आपको साइंटिफिकली सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि असल में सबसे बड़ी ज्यादती हमारे यहाँ क्या है। आप PhD वगैरह करने के लिए ज़रा बाहर चले जाए। PhD जैसे अब हमने वो प्री रिक्विजिट कोर्स रख दिया ना, PRC जिसका नाम रख दिया, किसी आला यूनिवर्सिटी में किसी अच्छी जगह आप अगर जाके कोई PhD वगैरह कोई इस तरह का काम करने जाएं तो उनके प्री रिक्विजिट्स में छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिसमें से एक कोर्स का नाम है स्पीड रीडिंग। सबसे पहले बच्चे को सिखाते हैं कि स्पीड रीडिंग क्या होती है, हम तेज़ी से कैसे पढ़ सकते हैं, हम क्विक कैसे पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड एक कोर्स वो कराते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, आपका दिमाग काम कैसे करता है। यानी जिस मशीन को हमने इस्तेमाल करना है, आप 12 साल तो तालीम हासिल करके आ चुके हैं ना, आपको टेंस भी सिखाने की कोशिश कर ली, मैथ भी सिखाने की कोशिश, हमने हर चीज़ सिखाने की कोशिश कर ली है, सिर्फ वो नहीं सिखाया जिस मशीन ने सारा कुछ सीखना था। कभी नहीं आपको किसी ने आज तक बताया कि यार आपका ब्रेन कैसे काम करता है, रिटेंशन का बेहतरीन तरीका क्या है। हाँ, को हमने सुन रखा बादाम खा लें तो बेहतर हो जाएगी, वो बादाम इतने महंगे कर दें कि गरीब आदमी खा भी नहीं सकता। तो इंशाल्लाह हम आपको यहाँ साइंटिफिकली बताएंगे। आप एटलीस्ट अपनी 30% मेमोरी तो मेरे एक लेक्चर के बाद इंक्रीज कर सकते हैं इफ़ यू फॉलो दीज रूल्स, क्योंकि ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है। ये कोई ऐसे नहीं है कि बस जी ऐसे हो रहा है दुनिया में, नहीं नहीं, दुनिया ऐसे नहीं काम कर रही। तो रिटेंशन के ऊपर भी जी इंशाल्लाह ताला हम फोकस करेंगे। लीगल इंटरेस्ट में सबसे कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। नंबर 1, टीचिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग। हम रोज जब पढ़ने के लिए आएंगे ना तो देखेंगे हमारे पास एक स्टोरी होगी, एक एग्जाम्पल होगी। हम पहले एग्जाम्पल को बिल्ड करते हैं, एक कहानी बननी शुरू हुई, फिर उस कहानी में हम लॉ के किरदार ऐड करते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी लॉ की इस क्लास का माहौल एक फिल्म देखने की तरह से बन जाता है। कभी ऐसे हो आप कोई अच्छी मूवी देखने गए हो, वापस आए हो यार मुझे याद ही नहीं अंदर क्या हुआ था, तो यार क्यों नहीं याद, तुमने लिखा नहीं साथ साथ। आप सब तो यही करने के लिए, ये देखें असला लेके हैं सारे लोग साथ। प्रॉब्लम वही है कि ना हमें किसी ने पढ़ना सिखाया, ना हमने खुद कभी बैठ के सर्च किया। आप बताइए मुझे कौन सी मूवी ऐसी है, 3 घंटे की मूवी आपको पूरी की पूरी याद नहीं हो जाती, एक एक डायलॉग याद हो जाता। और जिन लोगों का जो जोक होता है, जैसे फीमेल जो ख़वातीन हैं, इन्हें ड्रेसेस भी याद हो जाते हैं करने को, इन्हें अपने भी ड्रेस याद रहते हैं कि फलां फंक्शन पे ये पहना था, हमें नहीं याद रहता। तो अपने अपने इंटरेस्ट की चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। हम रोज़ाना यहाँ स्टोरी क्रिएट करेंगे, जिससे क्या चेंज आएगी। सबसे पहले
एटलीस्ट 70% आपको क्लास में याद हो जाएंगी चीज़ें उस स्टोरी की वजह से, क्योंकि वो एक कहानी चल रही होगी। जब मैं कोई कहानी सुनाना शुरू करूँ, कोई वाकया सुनाना शुरू करूँ, आपको याद हो जाता है। जब मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ कहते सर समझ नहीं आ रही। तो ये हम सारे का सारा कोर्स डिज़ाइन कैसे हैं, स्टोरी टेलिंग के ऊपर डिज़ाइन है। नंबर 2, कोरिलेटिंग विद डेली लाइफ। जैसे आते ही हमने क्या काम शुरू किया, सबसे पहले आपको एहसास दिलाने की कोशिश की कि यार ये पेपर आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी से अटैच है। ये हम अपने क्लाइंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि जी सीए करेंगे तो कहीं काम आएगा। नहीं, सबसे पहले ये अभी कल काम आना शुरू हो जाएगा काम आपके। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। अगर आपके कुछ पेपर अभी तक पास हुए हैं आई कैप में, तो आप एग्जामिनेशन हॉल के उन 3 घंटों को याद करें। मेरा दावा है उन 3 घंटों में सिवाय कॉन्सेप्ट के कोई चीज़ आपके काम नहीं आती। ड्यूरिंग सेशन आप लोग ये समझते रहते हैं कि नहीं मेरी प्रैक्टिस काम आ जाएगी, मेरी फलां चीज़ काम आ जाएगी, मेरी फलां चीज़ काम आ जाएगी। कोई चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में काम नहीं आती। एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रिक्वायर्ड। तो जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, खुद ब खुद चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह आते हैं जी लीगल लैंग्वेज के ऊपर। पहली बात है, चंद अल्फाज हैं, उनको अगर हम सीख लेंगे तो हमें लॉ का प्रोटोकॉल समझ आना शुरू हो जाएगा। हम नहीं चाहते हम लॉ के साथ वैसा ही सलूक करें जैसा हमने बीइंग ए मुस्लिम अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी सबसे मुकद्दस किताब के साथ ये किया हुआ। हम उस किताब को पढ़ते हैं, समझ नहीं आती। हमने अज्यूम कर लिया इस खित्ते के लोगों ने कि इस किताब का मकसद ये था कि सुबह उठ के इसमें से एक पारा जो है ना तिलावत करें और चलो जी दिन का आगाज़ करें। ये बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा अमल है, लेकिन किताब इस मकसद के लिए नहीं आई थी। किताब के आने का मकसद ये कोई नहीं था कि इसकी तिलावत की जाए। ये तो क्या था, ये तो नसीहत है, ये तो एक हमारा लॉ है, रेफरेंस बुक है कि जहां मैं फंसूं, जैसे मैं बैठ के गूगल करता हूं वैसे मैं बैठ के सर्च करूं कि यार मेरी किताब मुझे यहाँ क्या गाइडलाइन दे रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें समझ ही नहीं आती। बहुत सारी दफ़ा बच्चे लॉ ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, कहते यार मैंने याद कर लिया, खैर है जो भी है। और नहीं, ये मेरा ख्याल है 3 लेक्चर की मार है टोटल कि हमें लॉ बाकायदा, जैसे बाकी इंग्लिश हमें जितनी समझ आती है उतनी लॉ की लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो जाएगी। फिर क्योंकि लॉ ये दुनिया का वाहिद सब्जेक्ट है जिसका आगाज उस दिन हो गया था जिस दिन इंसान इस दुनिया में आया था। यानी जब सेकंड ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आए, बीइंग ए मुस्लिम, हमारा तो ईमान क्या है जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को भेज दिया। 2 लोग हो गए। जब 2 लोग ज़िंदगी में इकट्ठे हो गए तो लॉ की ज़रूरत पड़ गई है। कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ज़रूरत पड़ गई ना। तो बस वहाँ से लॉ का आगाज़ हुआ। और कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि वहाँ से उसका आगाज़ हुआ। ये हमारे जीन्स के अंदर मौजूद है। इस सी लॉ में मैं आपको एक और अच्छी बात कहने लगा। इस लॉ में आपने जितना कुछ पढ़ना है, मेरा चैलेंज है, आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में लॉ पढ़ने बैठे हैं, इसमें से 70% चीज़ें आपको पहले से आती हैं, आपके दिमाग में कॉमन सेंस की शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है। जो कुछ आपने मेरे साथ पढ़ना है उसका 70% ऑलरेडी आपके दिमाग में मौजूद है, ठीक वाला मौजूद है। हम इस सब्जेक्ट के साथ दुश्मनी लगा के बैठे हैं, इसे मुश्किल समझ के बैठे हैं। क्या अकाउंटिंग 70% आपको आती है पहले से? नहीं आती। क्या टैक्स 70% आता है पहले से? नहीं आता। कौन सा सब्जेक्ट सीए में आप ऐसा पढ़ रहे हैं जो आपको पहले से 70% आता हो? कोई सब्जेक्ट नहीं, ये वाहिद सब्जेक्ट है। और ये मैं पूरा सेशन प्रूव करूंगा। जब लॉ का मुश्किल सिनेरियो आएगा मैं कहूँगा लॉ को छोड़ो, आप अपने अंदर से पूछो, आप होते तो क्या करते? आप देखिएगा क्लास के 70% बच्चे ठीक आंसर देंगे। ये कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, हमने इसको अपने ऊपर सवार कर लिया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, कोई 25 से 30 लफ्ज़ ऐसे हैं जो क्योंकि पुराना वो है ना सब्जेक्ट, तो कोई पुराने ऐसी लैंग्वेजेस के भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं लॉ में एज ए वर्ड जो शायद आज लैंग्वेजेस एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन वो ज़िंदा हैं, वो अल्फाज ज़िंदा हैं। तो हम 20-25 वर्ड अलग लिस्ट बना के उनको अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको।
बल्कि सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो पड़ी होगी पिछले सेशन की कि जहाँ मैंने बच्चों को ये 20-25 लैंग्वेजेस के ये अल्फाज अलग से एक्सप्लेन किए कि यार कहाँ से आए थे, कैसे हुआ था, क्या इसका सिनेरियो था, तो ईजी हो जाएगा ये मामला, इतना लंबा चौड़ा टेंशन वाली बात नहीं। रिटेंशन के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि माइंड साइंसेज में आपको थोड़ा सा सिखा दूंगा, थोड़ी सी बातें बता दूंगा कि ये चीज़ें रिटेन कैसे हुआ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आते हैं लॉ को आप कैसे देखते हो, मैं कैसे देखता हूँ। मसलन बीइंग ए सिटीजन, एक शहरी होने के नाते आप लॉ को कैसे देखते हो। आप जब आप शहरी के तौर पे कहीं एंटर हो एज अ सिटीजन, मसलन समझे कि आप यूके इमिग्रेशन हो गई, तो आप सबसे पहले जाते ही पहला काम क्या करेंगे। कोई आपका दोस्त था, कज़न था, उससे पूछेंगे यार ये क्या कानून है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कुछ लोग हैं जो एज अ सिटीजन उनका कोई रोल होगा लॉ में। एक लॉयर, वकील कानून को किस नज़र से देखता है। फिर लेजिस्लेटर, लॉ बनाने वाले लोग, लेजिस्लेटर कौन है, हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर और सेनेट के मेंबर, ये लोग हैं ना लेजिस्लेटर हमारे, जैसे भी हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर एक आप भी, तो आपका भी जिक्र आ गया, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। हाँ बस नीचे हमने से उल्टा करना है, फिर हम ऊपर आ जाएंगे। आती है ना, उल्टा चल रहा है अभी। तो सबसे पहले जी सिटीजन कैसे लॉ को देखता है, वो कहता है सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको मैंने ओबे करना है, ये वो कवानीन हैं जिनको मुझे पाबंदी करनी पड़ेगी। अच्छा, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं ना, हमें ये बात बड़ी अजीब लगती है कि अच्छा कोई कानून भी होता है, उसकी पाबंदी भी करनी होती है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि अज्यूम करें आप यूके चले गए। अच्छा, लॉयर कैसे देखता है, वो कहता है यार धंधा है मेरा भाई, खाने कमाने का, रोज़गार का जरिया। जैसे देखें ना, मैं कैसे देखता हूँ, अगर तुम्हारा पहले कैफ सारा पढ़ाना पड़ता था, एक फीस आती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 आया करेंगे। सिंपल। हमें तो नई स्कीम से, मुझे तो ज़ाती तौर पे फ़ायदा हो गया ना, इतने ही पैसों में पहले मैंने आपको सारा कोर्स पढ़ा देना था, अब आधा पढ़ाना है लेकिन पैसे उतने ही लेने। तो मैं लॉ को ऐसे देखता हूँ। ठीक है ना, हर आदमी के देखने का एक रुख होगा ना। अच्छा जी, लेजिस्लेटर कैसे देखता है, वो कहता है यार क्योंकि उसने लॉ बनाया होता है ना, वो इसको अपना क्रिएटर समझता है। आप देखें हमारे पास 1973 का जो आइन है, उसमें से जो लोग उस कमेटी के लोग जिंदा हैं, वो सारी ज़िंदगी फ़ख्र से बताते रहे जनाब मैं उस कमेटी में शामिल था जिसने लॉ ड्राफ्ट किया था, मैं फ़लाँ था, मैं फ़लाँ था। तो लेजिस्लेटर ऐसे देखता है। स्टूडेंट कैसे देखता है, स्टूडेंट कहता है बोरिंग एंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट टू पास। वो कहता है इंतहाई बोरिंग, इंतहाई मुश्किल और एक ऐसा मनूस मारा सब्जेक्ट है कि जिसको पास करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव, ये वाली छाप अल्लाह ने चाहा आज का लेक्चर काउंट करके 3 से 4 लेक्चर में ये रिमूव हो चुका होगा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करके। और आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट लॉ होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, लॉ जब हम जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं ना जी लॉ, तो क्योंकि हिस्ट्री में जाना पड़ता है पीछे से लॉ, तो मैंने बताया कि जब दुनिया में आए तो वहाँ से लॉ शुरू हो गया। अब फिर वही प्रॉब्लम, हमारी स्कूलिंग बड़ी बुरी है। 12 साल में हमें हमारी सलाहियतों को किल करना सिखाया जाता है। हमारे दिमाग को बंद करना सिखाया जाता है, खोलना नहीं सिखाया जाता। एटलीस्ट 90% स्टूडेंट उस स्कूलिंग बैकग्राउंड से बैठा होता है कि जहाँ कुछ नहीं सिखा रहे हैं। अलमिया हमारी सोसाइटी का ओवरऑल, तो चंद छोटी छोटी बातों को हमें करेक्ट करना पड़ रहा होता है ताकि हम आइंदा तो कम से कम कहीं सोच सकें, देख सकें। तो सबसे पहले जी जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जैसे आपने क्यूएम पढ़ा, तो क्यूएम के अंदर एक टाइम लाइन आ गई। टाइम लाइन में हमने डिफाइन किया कि यार ज़ीरो कहाँ है, ज़ीरो का मतलब है मैं कहाँ खड़ा हूँ। जब हम हिस्ट्री का आगाज़ करते हैं ना, हिस्ट्री को पढ़ने की बात करते हैं, तो हिस्टोरियन को भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई कि यार मैं बात कहाँ खड़े होकर करूँ। कोई एक ज़ीरो पॉइंट चाहिए था, टाइम लाइन इंटीजर लाइन की तरह से हमें कहीं एक ज़ीरो पॉइंट चाहिए था। तो बड़ा सोच समझ के उन्होंने डिफाइन किया कि यार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है ना, उसको हम ज़ीरो मान लेते हैं, ठीक है। और अगर पैदाइश से 1 साल पुरानी बात करनी है तो क्या कहेंगे, पैदाइश से 1 साल पहले। वो जैसे कबल अज मसीह हम लिखते हैं ना, 2 साल। पैदाइश के बाद की करनी है तो इस तरह से।
अच्छा जी, इसको फिर हमने क्या लिखना शुरू किया, BC और AD। यहां से तो आगाज हुआ कि जनाब यहाँ 0 हैं। अब BC का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले, ठीक है ना। और आज हम कहाँ खड़े हैं, इसी गिनती से चलते चलते हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2021 साल हो चुके हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, ऐसे हिस्ट्री चल रही है, निज़ाम चल रहा है दुनिया के अंदर। लेकिन फिर मुस्लिम्स आ गए। हम मुसलमानों के अंदर वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल तरबियत के हमारे थे, वहाँ जो हमें सिखाया गया ना मुसलमानों को, वहाँ सिखाया गया कि यार आपने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। क्या हो गया, BC AD में फंस गया। ये अलग से भी एक छोटा क्लिप मेरा वीडियो पड़ी है सोशल मीडिया पे, अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, फिर मैं वहाँ चीज़ें शेयर कर दूंगा, वहाँ से डिटेल में भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, खैर मुसलमान आ गए जी। मुसलमानों के अंदर एक ख़ास, एक तो हमारा था ना, हमारा मज़हब, हमारा बेसिक अकाइद, इसके साथ हमारी जो पर्सनैलिटी बनी हुई थी ना, वो थे कि यार हमने अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करनी है, हम लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। ये एक मुसलमानों का एक तुर्रा इम्तियाज़ था। और आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी कि जिसने जिस कौम की शबात इख्तियार की वो उसी के साथ उठाया जाएगा। ये भी असल में हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करने की तरफ इशारा है कि यार हम लोगों को देख कर ना काम कर रहे हैं, बल्कि हम खुद अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें। इसी माइंडसेट से सहाबा कराम के अंदर ये बात आई कि यार हम ऐसे जो साल गिन रहे हैं, ये तो वो जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम करना शुरू हो गए। तो कहा नहीं 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 यार, हम अपनी हिस्ट्री खुद शुरू करेंगे। तो फिर तारीख को देखा कि क्या इवेंट है, तो फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारक की जो डेट थी उसको डिसाइड किया गया कि यार इसको हम मुसलमान अपना ज़ीरो बनाते हैं। यहीं से हमारे वो 2 साल उस तरह से शुरू हो रहे होते हैं, एक वो हिजरी साल और एक ईसवी साल, ठीक है ना। तो मुसलमानों ने क्या किया, उस वक्त असल में हम कहाँ खड़े थे, अगर हम हिजरी को देखते तो 622 हिजरी की बात है ना, हिजरत 622 में हुई थी, ईसवी में। मुसलमान कहा नहीं यार ये ज़ीरो है, हम जब हिस्ट्री लिखा करेंगे तो ऐसे लिखा करेंगे, हिजरत से 10 साल बाद, हिजरत से 15 साल बाद, हिजरत से 20 साल बाद, या हिजरत से 10 साल पहले या हिजरत से 20 साल पहले। हम मुसलमानों ने हिस्ट्री ऐसे शुरू कर दी। तो ये तो होगी थोड़ी सी बात कि यार पढ़ते कैसे हैं, कहीं कोई बात हो रही हो तो कैसे उसको देखते। अब हम लॉ में आते हैं। लॉ का आगाज़, जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉ का आगाज़ तो हो गया उस दिन जिस दिन 2 लोग इस रुए ज़मीन पर आ गए। लेकिन बीइंग ए लॉ रिसर्चर, लॉ के स्टूडेंट होने के एंगल से, यार मैं लॉ को ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कहीं इसका नुक्ता आगाज़ मिले। तो चलते 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 कबल अज़ मसीह में जब हम जाएं तो कोई तकरीबन 3000-4000 साल पीछे जाएं तो फिर हमें लॉ के कुछ आसार नज़र आते हैं। कैसे आसार नज़र आते हैं जी? अगर हम गौर करें ना कि जी स्टोरी ऑफ राइटिंग, जाहिर है कहीं से लिखने का भी तो आगाज़ हुआ होगा ना, लिखने के फ़न का आगाज़ हुआ होगा कभी। एस्ट्रोनॉमी, लॉ, सिविलाइजेशन, इनका हम आगाज़ ढूंढ रहे हैं यार, ये कहाँ कब शुरू हुई। तो बड़ी अजीब बात है कि सब कुछ एक ही जगह शुरू हुआ। अब आप सोचें जी कब हुआ होगा शुरू। तो जैसे हमारे जहन में एक पुरानी तारीख की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है, इजिप्ट आता है, क्योंकि वहाँ पुरानी तहजीब हमें नज़र आती है। या और क्या नज़र आता है, ग्रीक नज़र आता है। और क्या नज़र आता है, रोम नज़र आता है। पुरानी तारीख तहजीब हमें यहाँ नज़र आती है इन 3-4 जगहों पर। लेकिन इन 3-4 जगहों में से कहीं से इसका आगाज़ नहीं हुआ, बल्कि इसका आगाज़ हुआ उस वक्त, उस जगह का नाम क्या था, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अंदर से आगाज़ हुआ इन सारे उलूम का, जिसके अंदर जाहिर है हमारा ये लॉ भी शामिल है। इसके ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मेरी बनी हुई है, वो मैं आपको सेंड करूँगा जैसे ग्रुप वगैरह क्रिएट हो जाएंगे सोशल मीडिया पे, वैसे आप जाके देख भी सकते हैं। तो मेसोपोटामिया से ही आगाज़ हुआ, लॉ का आगाज़ भी वहाँ से हुआ। फिर हिस्टोरियन आपको पता है चीज़ें ढूंढता रहता है। तो एक बादशाह थे उरनामू, अब जाहिर है पुरानी लैंग्वेजेज हैं, इन्होंने लॉ के ऊपर कुछ काम किया, लेकिन इनका काम किया हुआ कहीं में राइटिंग में नहीं मिलता। राइटिंग में जब हम एज ए हिस्टोरी देखते हैं ना, तो एक बादशाह थे हमूरबी,
इन्होंने एक कानून बनाया, कानून रिटर्न शक्ल में बाकायदा, क्योंकि राइटिंग का आगाज हो चुका है, राइटिंग की स्किल इस्टेब्लिश हो गई हुई है। एक पत्थर मिला हमें हिस्ट्री में, एक बहुत बड़ा पत्थर मिला जो इस शक्ल का है, ये कलम की शक्ल का एक पत्थर है। इसके ऊपर 282 लॉज लिखे हुए हैं, 282 कवानीन इसके ऊपर लिखे हुए हैं, और ये वो लैंग्वेज है जिस तरह से लिखते थे उस वक्त। लेकिन आपकी हैरत गुम हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे अगर आप इन 282 कवानीन को पढ़ें। और ये हम कब की बात कर रहे हैं? 3000-4000 साल कबल अज मसीह की बात कर रहे हैं। इन 282 कवानीन में आज जो हम 2021 में खड़े हैं, हम कहते हैं यार एक मिनिमम वेज होनी चाहिए, कहते हैं ना, एक मिनिमम वेज रेट होना चाहिए। मिनिमम वेज का कानून इन 282 कवानीन में मौजूद है। अगर कोई शख्स किसी का घर बनाए, बिल्डर कह लें उसको, और वो घर गिर जाए और किसी बंदे की डेथ हो जाए, तो क्या होगा फिर? ये इस कानून के अंदर लिखा हुआ है। अगर मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाए तो जो जहेज था उसका क्या बनेगा? ये 4000 कबल अज मसीह के कानून में बात लिखी हुई है। आप परेशान हो जाए अगर आप इसको पढ़ें तो। ये जाहिर अब ट्रांसलेट होकर चीज़ें अवेलेबल हैं। तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। और ये इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, इसके साथ दोस्ती लगाएंगे, इसको हिस्ट्री के तौर पे पढ़ेंगे, और हिस्ट्री भी उस तरह से जो आपको समझ आ रही हो, वो कायदे आज़म के 14 नुकात की तरह नहीं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री भी उस तरह से कि जो आपको समझ आ रही हो, तो आप तो लॉ पढ़ते पढ़ते आप कहेंगे सर क्या बात है, मज़ा आ गया, आपका लॉ का टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो खैर ये कवानीन हमें इंतहाई हैरान कर देते हैं, 282 कवानीन। इन्होंने आके, हमूरब्बी ने आके पहली दफ़ा स्टैंडर्डाइज्ड जस्टिस सिस्टम का आगाज़ किया। इससे पहले जस्टिस सिस्टम ऐसे था, बादशाह सलामत बैठे हैं, उनकी मर्जी है, जो फैसला है वो कर दें, क्योंकि कानून बादशाही तो कानून है। इन्होंने नहीं, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल दे दी, ये होगा तो ये सज़ा है, ये होगा तो ये सज़ा है, ये होगा तो ये सज़ा है। तो ये, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड जस्टिस सिस्टम। तो ये 4000 साल कबल अज मसीह में ये चीज़ें इन्वेंट हो गई। फिर सिविलाइजेशन का आगाज़ हो गया। जैसे ही सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ, आपको पता है कि सिविलाइजेशन के आगाज़ के साथ ही क्या हुआ, हमें ये एहसास भी हुआ कि यार अच्छा गवर्नमेंट कैसे रन करेंगे, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? तो पता चला अवाम बियर करेगी। ये बात भी 3-4 हज़ार साल कबल अज मसीह डिसाइड हो गई हुई है। कैसे चलेगा ये निज़ाम? तो फिरौन के जो टैक्स कलेक्टर्स थे, वहाँ से आगाज़ होता है इसका। और बाकायदा जैसे आज हमने FBR बना रखा ना, ऐसे फिरौन का पूरा एक निज़ाम था, टैक्स कलेक्शन का एक निज़ाम था। और हिस्ट्री में अजीब व गरीब तरह से फिर टैक्स लगने शुरू हुए, क्योंकि वो भी लॉ ही है, अजीब व गरीब तरीके से टैक्स लगने शुरू हुए। मसलन दाढ़ी रखने पे टैक्स लग गया, दाढ़ी रखने पे टैक्स लग गया, घर में खिड़कियां बनाने पे टैक्स लग गया कि आप कितनी विंडोज़ रखेंगे इसके हिसाब से। विंडो टैक्स के नाम से हम याद करते हैं, आजकल तो हम विंडोज़ किसी और चीज़ को कहते हैं ना, पहले विंडोज़ टैक्स होता था। फिर इसी तरह से और घर में कैंडल जलाने पे टैक्स लग गया, जो जितनी ज़्यादा कैंडल जलाएगा इसका मतलब है ज़्यादा अमीर आदमी है, इसका मतलब है टैक्स देगा। तो ऐसे हिस्ट्री में वो एक मेरी छोटी सी एक वीडियो बनी है, 10 अमेजिंग टैक्सेस, वो आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा अच्छा यार हो क्या रहा है। फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। इन सारी बातों का क्या मकसद है? इन सारी बातों का मकसद है कि आपको ये सब्जेक्ट अपने साथ अटैच होता हुआ नजर आए, इसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो ताकि आप इसको ऑन करें। अभी क्या हो रहा है, आप अकाउंटिंग को ऑन करते हो, ऑडिट को ऑन करते हो, टैक्स की बारी आती है उसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑन कर लेते हो, लेकिन लॉ को समझते यार ऐसे आई क्या पढ़ाई जा रहा है जी, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं जी। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे हम इस सारे निज़ाम को लेकर चलेंगे। और तमाम पास पेपर, तमाम MCQ, ये जो शुरू में अगर मैं वापस आकर बात आपसे ये करूं
तो हमारा जैसे ही सिलेबस आएगा ना, जैसे आई कैप अपना सिलेबस अनाउंस करता है तो उसमें ना लर्निंग आउटकम लिखे होते हैं कि यार ये चीज़ सीखनी है, इस चैप्टर में दूसरी ये चीज़ सीखनी है, इस चैप्टर में तीसरी ये चीज़ सीखनी है, ठीक है ना। एक चैप्टर में कोई 3 से 5 लर्निंग आउटकम होते हैं आमतौर पर। हम हर लर्निंग आउटकम, एक लर्निंग आउटकम पकड़ेंगे ना, इसके ऊपर ये 3 एरियाज अप्लाई करेंगे। यानी लर्निंग आउटकम 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज क्या हैं, ये सेपरेट आपको मिल रहे होंगे। लर्निंग आउटकम 1 से रिलेटेड सिनेरियो बेस अगर क्वेश्चन बन सकता है तो फिर कैसे बन सकता है, और थ्योरेटिकल बन सकता है तो कैसे बन सकता है, ये ऐसे काम हुआ होगा। आपको एमसीक्यूज की भी जो मेरी बुक होगी, ये अभी तक आई कैप की पहली बुक है जो अलग अलग लर्निंग आउटकम के उससे एडजस्ट है। वरना आपको एमसीक्यूज कब मिलते हैं, चैप्टर के। तो जो चैप्टर खत्म होगा तो एमसीक्यूज करेंगे, नहीं 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 नहीं, हम चैप्टर का इंतजार नहीं करते। एक लर्निंग आउटकम खत्म हो गया, इसके ऊपर तीनों चीजें लगाएं, क्योंकि सिलेबस तो ये है, ये बेंचमार्क है ना जिसे तैयार करके जाना है। हमारे सारे पास पेपर, हमारे सारे एमसीक्यूज, हमारी सारी केस स्टडीज, वो सब ऐसे डिज़ाइन है, हर लर्निंग आउटकम के लिए अलग अलग डिज़ाइन है। तो हम इसका इंतज़ार नहीं कर रहे होते कि जी कोर्स ख़त्म होगा तो पास पेपर करेंगे, नहीं नहीं, एक लर्निंग आउटकम कंप्लीट हुआ, उससे रिलेटेड ये तीनों बातें कर लेंगे। दूसरा लर्निंग आउटकम आया, उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, ऐसे चल रहे होंगे। अच्छा जी, अब रह गई बात ये आपके एंगल से क्या होगा। ये तो सारा कुछ वो हो गया जो मेरे एंगल से होगा। आपने क्या इनपुट डालना है, आपने मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की बात 2 आवर्स पर डे का इनपुट इंसर्ट करना है, जो कि हाफ ऑफ द सेशन ये 1 आवर रिक्वायर्ड है, क्योंकि एंड में जाके थोड़ा सा इसने होना है ज़्यादा, तो मैं इसलिए ज़्यादा वाली बात लिख रहा हूँ कि आप बाद में ना कहें कि सर आपने तो कहा था 1 घंटा पढ़ना। 4 माह का अगर सेशन है तो पहले 2 माह आपने रोज़ 1 घंटा पढ़ना है बस, और जब कोर्स हमारा 50% से ज़्यादा हो चुका होगा, फिर क्योंकि उसकी रिवीजन हमने करनी होगी, फिर ये मैक्सिमम 2 आवर्स पे चला जाएगा। आजकल आई कैप आपको कहता है जी 3 पेपर मिनिमम रखने हैं, तो अगर यही फार्मूला लगाएं तो रोज़ाना पढ़ाई का कितना टाइम है, 6 घंटे। अब यहाँ प्रॉब्लम है, असल में इस जगह आके मेजर प्रॉब्लम है, और मेजर स्विच है, मेजर प्रॉब्लम है। वो क्या है भला? हमारे तमाम टीचर, तमाम सीए करने वाले लोग, हम सब लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग वो हैं जिनका ख्याल है कि सीए एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन है और ये तो आसमान से लोग आएंगे, जिनमें से मैं भी आया हूँ पहले, ठीक है ना, और ये वो लोग करेंगे, ये आप लोगों के बस का काम नहीं है। कुछ ख्याल ये लोग ऐसे कह रहे होते कि यार आपको सारी रात पढ़ना चाहिए, अब आप सीए में आ गए हो, अब आप ये करोगे, या इतना नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये एक स्टाइल है। एक क्लास ये क्लास बिलीव करती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है, आपको बहुत ज़्यादा घंटों, आवर्स एंड आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है। एक दूसरा मसलक है जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ कि नहीं सीए एक नॉर्मल, मैं खुद क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी तौहीन नहीं कर रहा, बिलो एवरेज लोगों का प्रोफेशन, बिलो एवरेज लोगों का। गौर करें, हम में से 90% बच्चे कौन हैं जो क्लास में आए हुए हैं? सच बोलना, सच बोलने की जरूरत है। देखिए मैंने अभी कहा ना कि सब्जेक्ट 2 हिस्सों में बट गया, मैं उसका बेनिफिशियरी हो गया, मैं सच बोल रहा हूँ ना। हमने भी सच बोलने की जरूरत पैदा की। जिसका दाखला मेडिकल में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, 10% बच्चे मैंने निकाल दिए जो शायद उस पीरियड से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन 90% बच्चा वो है जिसको जब कहीं एडमिशन नहीं मिला तो वो इस प्रोफेशन में आया। ये तो यहाँ कोई 30 मार्का नहीं आए हुए सारे के सारे, यहाँ कोई बेस्ट ब्रेन नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी बच्चे पास हो रहे हैं। आप ओवरऑल अगर आई कैप का आप अंदाज़ा लगाएं, ओवरऑल जर्नली अगर आप कैफ के पेपर्स को देखें तो आपके ख्याल में परसेंटेज क्या है पासिंग? 40 मेरा ख्याल है, कह देते
ऑन एवरेज 40% इज द पास रेट। ठीक है। अच्छा, एफएससी का पास रेट क्या होता है? 45-50। मैट्रिक का क्या होता है? 50-55, समटाइम ये 60 तक टच कर जाता है। अब आप इससे ज़रा गेज करें इस बात को कि ये कितना मुश्किल है। अगर एफएससी का 50 है तो इसका 40 कह रहे हैं हम, बस इतना सा फ़र्क है। जबकि बच्चा कौन आया एफएससी में? तो वो बच्चा भी था ना जो मेडिकल में गया है, जो इंजीनियरिंग में गया है, जो नस्ट में गया है, जो लम्स में गया है, वो भी तो उसमें शामिल थे ना। अब वो छानने से निकल के सब अलग हो गए हैं, बाकी के हम लोग बच गए हैं। नहीं, बिरसी प्रोग्राम नहीं है। मैं खुद को तो पहले शामिल कर रहा हूँ ना। बिरसी प्रोग्राम तो जब मैं खुद को निकाल के बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, यकीन जाने ये प्रोफेशन मुश्किल उस तरह नहीं है जैसे हमने बनाया हुआ। एक विनिंग माइंडसेट रिक्वायर्ड है, एक विनिंग माइंडसेट। हम क्या हैं? हम एक इंतहाई बुरे तरीके से सीए को लेके चल रहे हैं। हमारे ध्यानों में कोई यार एक बहुत मुश्किल कोर्स है, मैं बहुत पढ़ूंगा, पता नहीं फिर भी पास होऊंगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हो। हमें इस पता नहीं से निकल के ज़रा श्योर किस्म के सेंटेंसेस बोलने चाहिए। बेटा आप 1.5 घंटा पढ़ने की, इसका एवरेज कर देता हूँ, 1.5 घंटा पढ़ने का वादा मेरे साथ कर लें, आप में से कोई बच्चा फेल हो जाए तो मैं जिम्मेदार। लेकिन ये 1.5 घंटा कैसा चाहिए? ये 1.5 डेली चाहिए, डेली चाहिए, डेली चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, स्पेसिफाइड टाइम चाहिए। वो जो मैं ब्रेन साइंसेस की बातें कर रहा हूँ ना, आगे चल के सिखाऊंगा आपको कि आप अपने आप को खुद ही कहाँ खराब कर रहे हो और कहाँ से आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। ये बातें हमें कहीं अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। नॉर्मल बच्चा सुबह उठता है, आँख खुलती है, उसका ब्रेन उसे सिग्नल देता है, यार तुम सीए कर रहे हो, हाँ सीए यार पढ़ना है भाई, पढ़ना है। अच्छा, हमारा सीए वाला बच्चा, मुझे बाहर सड़क पर खड़ा कर दें, उधर से कोई बच्चे आ रहे हों, मैं आपको बताता जाऊँगा इसमें से कौन कौन सीए कर, बेनूर चेहरे परेशान हुलिया, ना हंसते हैं ना बोलते हैं, दूर से आते पता लगते हैं। और जैसे कभी कहते थे ना कि लैला का जो आशिक था मजनू, वो दूर से पता चलता था कि लैला का आशिक है। अब ये लैला के आशिक कम है और आई कैफ के ज़्यादा है, तो दूर से पता लग रहा है। हो क्या रहा है? हम अपने माइंड को ना तैयार नहीं कर रहे। ब्रेन मुझे सारा दिन सिग्नल दे रहा है, वो बेचारा ब्रेन तो मेरा ज़मीर है ना अंदर, मुझे सारा दिन सिग्नल दे रहा है, यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मैं उसे कहता हूँ यार अच्छा मैं नाश्ता कर लूँ, बस पढ़ लो। अच्छा, आँख खुली है, जितने बजे भी आप उठे हैं, और आप ज़रा कभी गौर कीजिएगा, आप ज़िंदगी में पहला प्रोडक्टिव उस दिन में कौन सा काम करते हैं, आपके उठने और उसके दरमियान में कितना गैप है? तो ये रफली एवरेजली 3 घंटे का गैप होगा, जो कि मैक्सिमम 30 मिनट होना चाहिए। आपकी आंख खुली, आप सबसे पहले घड़ी देखें, अच्छा 8 बजे, 8:30 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है या कॉलेज पहुंच जाना है या कुछ करना है। 30 मिनट आपके पास होने चाहिए इस सारे काम के लिए। अच्छा, आगे क्या होगा? अपना टाइम फिक्स कर लें। ये 1.5 घंटा ऐसे कटी पतंग की तरह नहीं है कि पढ़ लूँगा, फिर फजर के बाद पढ़ूंगा, फिर जोर के बाद पढ़ूंगा, फिर असर के बाद। यानी आँख खुली है, आपने सोचा कि मैं पढ़ूंगा, और अब आप सोने जा रहे हैं, उस वक्त आ रहा है यार मैं आज पढ़ नहीं सका लेकिन कल से पढ़ूंगा। सारा दिन आपके ब्रेन ने सिग्नल क्रिएट कर करके आपको अपसेट रखा। मैं अक्सर जो बच्चे मेरे से शुरू में आते हैं ना, मैं बच्चों को कहा करता हूँ बल्कि आज आपको कह रहा हूँ, चले आज आप अपनी ना एक सेल्फी लेके महफूज कर लें। मैं मजाक नहीं कर, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अपनी एक सेल्फी ले और एक तस्वीर अपनी सेव कर लें। इस सेशन एंड पर अल्लाह के हुक्म से आप दोबारा सेल्फी लीजिएगा, आपको अपनी ज़ात के अंदर एक वाज़े तब्दीली नज़र आएगी। वो 2 तस्वीरें जिस शख्स को भेजेंगे वो बताएगा आपकी ज़िंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो चेहरे पे पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त वो जो मैं कह रहा हूँ कि बाहर मुझे खड़ा करें, मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, आप सब नेगेटिव सोचते हो सारा दिन,
सीए के बारे में सारा दिन आपका ब्रेन नेगेटिव 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 सोचता है, पढ़ते आप फिर नहीं। ओ भाई टाइम फिक्स करें, मैं शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक लॉ पढ़ूंगा बस। जब आप थोड़े से दिन ये काम करेंगे ना, आपको सुबह को ब्रेन नहीं कह रहा होगा तुमने लॉ पढ़ना है। ब्रेन हमारा बड़ी जल्दी सीख जाता है, इसके अंदर ऐसे सेंसर लगे हुए तो फौरन सीख जाता है, इतनी जल्दी सीख जाता है कि आप किसी दिन किसी जगह ज़रा गलत टाइम पे वॉशरूम चले जाए ना, तो तीसरे दिन उसी टाइम वॉशरूम का टाइम सेट कर देता है। वो समझता है कि ऐसे करना है। ये इतने ज़बरदस्त सेंसर लगे हुए आपके बॉडी के अंदर। तो आप क्या करें, फिक्स टाइम पे पढ़ना शुरू करें। ये मैं सारे सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ आपको। जैसे वो टाइम ख़त्म हो जाए ना, अपने आप को बताएं मैं सीए वीए कुछ नहीं कर रहा। अब आपका ये आज़ादी का टाइम है भाई, आप उसे सोशल मीडिया पे गुजारें, उसे जो करना चाहें। जो आज का टारगेट था वो आपने कर लिया, दैट्स इट। इस फाइल को क्लोज करें। अब एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी गुजारने की तरफ आएँ। आप क्या करते हैं, आप सारा दिन खुद को अजियत देते हैं, अभी पढ़ लूँगा, शाम को पढ़ लूँगा, दोपहर को पढ़ लूँगा, रात को पढ़ लूँगा, सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, आज रात को। वो अजियत आपके चेहरों के ऊपर आ चुकी है। इससे बाहर निकलें, शेड्यूल बनाएं, जिंदगी में शेड्यूल बनाना सीखें। एक कानून आप खुद बना रहे हो यार, आप भी उस पर अमल नहीं करते, कैसी अजीब बात है। अपना टाइम फिक्स कर लें अपना। इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। जिन बच्चों को कोई गेम करने का शौक है वो गेम कर सकेंगे, जिन्हें कोई एक्सरसाइज करने का शौक है उन्हें एक्सरसाइज का टाइम मिलेगा, जिन्हें मूवी देखने का शौक है उन्हें मूवी का टाइम मिलेगा, जिन्हें दोस्तों के साथ गप्पे लगाने का शौक है उन्हें वो, जिसे सोशल मीडिया का टेस्ट है उसे वो टाइम मिलेगा। लेकिन शेड्यूल बनाएंगे तो ज़िंदगी में से टाइम निकलेगा ना। अभी आप सोचें, आपको कोई दोस्त का किसी जो सीए ना कर रहा हो आपके साथ, आपका है पुराना एफएससी का, वो कहता है यार सबका प्रोग्राम बना है मूवी देखने का, चलना है? कहता है यार नहीं मैं तो सीए कर रहा हूँ। आप जिंदगी की हर चीज़ से महरूम हैं सिर्फ अपनी एक आदत की वजह से कि आप खुद को घड़ी के साथ नहीं बांध रहे। तो भाई आपने एटलीस्ट, बाकी बातें माने या ना माने, मेरे सब्जेक्ट का टाइम फिक्स करना है। कोई एक टाइम जब आप पढ़ सकते हैं, देखें तवज्जो से, एक टाइम बना लें। फिर मोबाइल पे अलार्म लगाएं उससे 10 मिनट पहले का, यार ये मेरे पढ़ने का टाइम है। आपने जिस दिन ये एक नसीहत पल्ले बांध ली, फिर आप सीए के बारे में मेरे उस मसलक में खुद ब खुद चलते हुए आ जाएंगे। यार ये एक आसान प्रोफेशन है, ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि होगा ही नहीं जी, फलां है जी, ये है जी, वो है जी। ये देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको लॉ में ये करके दिखाऊंगा। लॉ का जो भी आई कैप का पास रेट आएगा ना, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की ज़ात पे ही तवक्कुल करके करें, उससे डबल पास रेट आपके इस बैच का होगा। सिर्फ क्यों कि हम आपको पॉजिटिव सोचना सिखा देंगे, ज़िंदगी को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना सिखा देंगे। हमने खुद प्रोफेशन में सीए किया, हंसते खेलते किया। आपको सोशल मीडिया पे कई दफ़ा मेरे बारे में, बच्चों के जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनके कमेंट अगर आप मेरे बारे में पढ़ेंगे तो हमेशा यही मिलेंगे, क्या जिसने हंसते खेलते पास होना है ना वो सर की क्लास में चला है। आपको पता भी नहीं चलना है इस कोर्स शुरू कब होना है और कोर्स ख़त्म कब होना है इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ने चाहा तो आप उस टेंशन से बाहर आ जाएंगे जो आपने अपने ऊपर सवार की हुई है सीए की, और कामयाबी के साथ, इज़्ज़त के साथ हम इसमें से निकलेंगे अल्लाह ने चाहा तो। कल से बाकायदा आगाज़ करेंगे जी चैप्टर का और पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, मेरी फ़िज़िकल क्लास का एक एडिशनल बेनिफिट ये भी होगा, हम राइज़ में एज ए ऑर्गेनाइजेशन तो हम व्हाट्सएप ग्रुप की एक्सेस देते हैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं अपने तमाम फ़िज़िकल स्टूडेंट को भी व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी दूंगा, ताकि आपको घर पे जाके कोई सवाल पूछना हो वाया व्हाट्सएप मेरे साथ लिंक में आएंगे। तो आज क्योंकि हमने टेक्स्ट के व्हाट्सएप का आगाज़ किया हुआ है क्लास में, 2 दिन में वो मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर हम इस पे आएंगे, फिर इसका ग्रुप क्रिएट होगा, आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए से भी राब्ते में रहेंगे। सेपरेट ग्रुप होगा, ऑनलाइन वालों का अपना होगा जो भी होगा, लेकिन आप लोगों का एक अपना ग्रुप होगा। तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, पूरे उससे हम आगे चल रहे होंगे। कल मुलाकात होगी जी, यहाँ से आगाज़ करेंगे, नोट्स वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ये जितनी स्लाइड्स हम यूज़ कर रहे होंगे ये सारा मटेरियल आपको मिल जाया करेगा, ये सॉफ्ट में भी मिल जाया करेगा, हार्ड में भी मिल जाया करेगा, यानी बुक शॉप पे भी रखा होगा, जो बच्चे परचेज़ करना चाहें
और आपके पास मोबाइल में भी आ जाएगा कि अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, वहाँ से काम चल जाए, गुजारा चल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।